तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनिम टाइम पे। और गाइस, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दो और लाइक का बटन ठोक डालो गाइस। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान ने फाइनली ब्लैक डेमन लाइट को सम्मन कर लिया रहता है। इस ब्लैक लाइट डेमन को देखकर एक बार को तो फर्स्ट एल्डर भी काफ़ी आश्चर्य में होते हैं। इस दौरान ओल्ड डेमन हु का भी थोड़ा शकल सरप्राइज से भरा होता है। अब आगे तो जियान ने इस दौरान इस ब्लैक डेमन लाइटनिंग पर अपने पाम से एक पावरफुल अटैक कर दिया रहता है। इस अटैक को देखकर काफ़ी लोग इस समय आश्चर्य में रहते हैं। वहीं फर्स्ट एल्डर कहते हैं क्योंकि जियान डाउशेंग लेवल का वॉरियर है तो ये इस ब्लैक डेमन लाइटनिंग को मतलब ईजिली डिस्ट्रॉय कर सकता है। हालांकि अगर टायर 9 पिल लाइटनिंग होती तो शायद इसके लिए ये थोड़ा मुश्किल हो सकता था। जैसे ही फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि जियान मतलब डाउशेंग 1 स्टार का वॉरियर है, ये सुनकर बाकी जो 6 एल्डर्स रहते हैं ये भी एक बार को कांप जाते हैं क्योंकि जियान इतने कम उम्र में ही डाउशेंग 1 लेवल का वॉरियर बन गया रहता है, 1 स्टार लेवल का वॉरियर। इसी दौरान एक एल्डर कहते हैं कि लग रहा है इस बार इस एल्डर कंपटीशन का विनर जियान ही होगा। इन लोगों को भी ये पता रहता है कि जियान वगैरह अलायंस के लिए ही आए हुए हैं, तो अगर जियान जीत जाता है तो ऑब्वियसली इसके पास अब 6 वोट होंगे, तो ये मतलब अलायंस ईजिली बना सकता है। आसपास खड़े जितने भी अल्केमिस्ट गुरुज रहते हैं ये भी इस समय काफ़ी ज़्यादा विस्मित होते हैं क्योंकि जियान ने इस ब्लैक डेमन लाइटनिंग को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया रहता है और इस दौरान जियान को बिल्कुल भी कोई हार्म नहीं हुआ रहता है। इस दौरान जो जियान का फायर ड्रैगन रहता है ये अचानक से मतलब रोर करता है और ये बर्स्ट अपार्ट हो जाता है, मतलब टूट टूट के बिखर जाता है। इस दौरान इसमें से एक काफ़ी पावरफुल एनर्जी वेव निकलती है। ये एनर्जी जो फ्लक्चुएशन रहता है काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड और वायलेंट होती है। फाइनली ये फायर ड्रैगन के कब्जों से बाहर निकल जाती है और आकाश की तरफ काफ़ी तेज़ी से भागने लगती है। जियान इस लाइट को भागते देख काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि भागने की कोशिश कर रहे हो। एक ही पल में जियान इस रे ऑफ लाइट को पकड़ लेता है अपने मतलब हथेलियों के बीच में। जैसे ही जियान इसको मतलब अपने पंजों के बीच में दबाने ही वाला रहता है तुरंत ही ये जो डिम लाइट मतलब काफ़ी जो रे ऑफ लाइट रहती है अचानक से एक पावरफुल बीस्ट में बदल जाती है और ये बीस्ट जियान पर अटैक करने की कोशिश करता है। जियान इसे देखकर अपना एक पावरफुल पर ज़्यादा ही तगड़ा अटैक नहीं लॉन्च करता है, नहीं तो ये डिस्ट्रॉय भी हो सकता था। इसके कारण इस अटैक के कारण ये जो बीस्ट रहता है काफ़ी मतलब पीछे चला जाता है और चीखने लगता है। इसके बाद जियान इसके पीछे जाता है। जियान के इस अटैक के कारण ये जो बीस्ट रहता है अब ये ह्यूमन शेप में आ जाता है, मतलब इंसानों के रूप में बदल जाता है और ये जो ह्यूमन फॉर्म लेता है ये एकदम हूबहू जियान के जैसा दिख रहा होता है। तो ये होती है टायर 9 की ट्रेजर पिल। ये इंसान का भी शकल ले सकती थी। जियान जानता था कि अगर ये इस ट्रेजर 9 की पिल को अगर ये छोड़ देगा मतलब नहीं पकड़ेगा तो ये भाग जाएगी और क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है तो ज़रूर कोई ना कोई डाउशेंग लेवल का वॉरियर अगर इसको देखेगा तो वो इसको पाना चाहेगा। इस दौरान ये जो टायर 9 की पिल रहती है जो जियान में बदल गई रहती है ये अभी तो ह्यूमन लैंग्वेज नहीं जानती थी पर इसके पास इंटेलिजेंस ज़रूर था। इस दौरान ये जियान की तरफ बस रोर कर रहा था। इस टायर 9 की पिल को देखकर यहाँ मौजूद सारे अल्केमिस्ट गुरु बहुत ज़्यादा शौक में होते हैं क्योंकि टायर 9 का पिल देखना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। इस दौरान मास्टर याओलाओ भी जानते थे कि ये जो जियान ने मेडिसिनल पिल बनाया है ऐसा तो कोई फॉर्मूला इन्होंने जियान को दिया नहीं था, पर इस टायर 9 के पिल से बोधिसत्व पिल के जैसी ही खुशबू आ रही थी। मास्टर इतना तो समझ जाते हैं पर ये बोधिसत्व पिल से कई ज़्यादा गुना पावरफुल होती है। जियान तुरंत ही इस जो ह्यूमन जियान के फॉर्म में ये मेडिसिनल पिल बन गई रहती है इसके पास जाता है और इसके फोरहेड पर एक प्रेशर देता है जिसके कारण कि ये जो ह्यूमन जियान रहता है मेडिसिनल पिल ये सिकुड़ने लगता है और फाइनली ये एक ग्रीन कलर का ड्रैगन आई साइज मेडिसिनल पिल में बदल जाता है। इस दौरान इसके बाद जियान का ध्यान डेमन हु की तरफ जाता है। डेमन हु के हाथ में एक फियरी रेड मेडिसिनल पिल होती है पर ये डेमन हु भी जान चुका था कि अब ये जियान के हाथों हार चुका है। ये जो फ्लेम डेमन क्वाइट मिस्टीरियस पिल होती है ये 9 कलर्ड टायर 8 की मेडिसिनल पिल होती है। अगर इसे कोई भी फायर एफिनिटी का बंदा यानी जो डाउ की प्रैक्टिस करता हो फायर एफिनिटी का वो खा ले, इसके कारण उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती थी। इसके बारे में मतलब ये ओल्ड हु इसके बारे में मतलब अपने मेडिसिनल पिल के बारे में बताता है। इसके बाद जियान स्माइल करता है और अपने इस ग्रेट बोधिसत्व रिटर्निंग पिल के बारे में एक्सप्लेन करने लगता है। ये बताता है कि ये एक टायर 9 की ट्रेजर पिल है और इसका जो इफेक्ट है सिमिलर है बोधिसत्व पिल के जैसा ही, पर अगर कोई डाउजून लेवल का वॉरियर इस कोई भी बोधिसत्व पिल को खाएगा तो उसके चांसेस बांसेंग लेवल में जाने के बढ़ जाते हैं, पर अगर वो इस ग्रेट बोधिसत्व रिटर्निंग पिल को खाएगा तो उसके बांसेंग लेवल में ब्रेक करने के चांसेस 2 गुने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ऐसा सुनते ही कि दो गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा सभी लोग काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य में होते हैं। ये सुनकर फर्स्ट एल्डर का भी चेहरा बदल गया रहता है। ये बोलते हैं अगर जियान तुमने गलत बोला होगा तो तुम्हें इसकी कठिन से कठिन सज़ा मिल सकती है। जियान बोलता है अगर आपको ऐसा लगता है तो आप चेक कर सकते हैं। ग्रेट बोधिसत्व पिल को मतलब रिटर्निंग पिल को एक बोधिसत्व पिल का अपग्रेडेड वर्जन माना जा सकता था। इस ग्रेट बोधिसत्व पिल को बनाने की जो टेक्निक रहती है जियान उस समय मास्टर करता है जब ये
जो एंशियंट बोधिसत्व ट्री के अंदर जब अपनी मेडिटेशन कर रहा होता है और ये जब 100 बार मरता है और जीता है, उसी दौरान ये इस टेक्निक को सीखता है। पर अगर ग्रेट बोधिसत्व पील को रिफाइन करना है तो आपके पास जरूर से जरूर एक बोधिसत्व सीड होना चाहिए, नहीं तो आप रिफाइन नहीं कर सकते हो। जियान के पास अब केवल 10 ही बोधिसत्व सीड बचते हैं। उसके बाद फर्स्ट एल्डर फाइनली विक्टर को घोषित कर देते हैं और ये बोलते हैं तो इस स्मॉल पिल हॉल का चैंपियन जियान है। इस दौरान ये सुनकर ओल्ड डेमन हु काफ़ी ज़्यादा निराश होता है, क्योंकि ये सोच रहा था कि याओ लाओ को फाइनली ये कई वर्षों की जो इनकी राइवलरी रहती है अब ये इसको डिफीट कर सकता है, पर याओ लाओ के पढ़ाए हुए शिष्य के द्वारा ही ये हार जाता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा निराश होता है। और इस दौरान जुआन कोंगजी या ओल्ड याओ लाओ को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। इसके बाद फर्स्ट एल्डर जियान की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम फ्यूचर में एल्डर हो गए स्मॉल पिल टावर के, तो मैं तुमसे और याओ चेन से कुछ डिस्कस करना चाहूँगा, तो हम किसी सेफ जगह पे चलते हैं, मतलब ये अंदर जियान को बुलाते हैं। के बाद फर्स्ट एल्डर यहाँ से जाने लगते हैं और इनके पीछे पीछे जो बाकी 6 एल्डर्स भी होते हैं ये लोग भी जाने लगते हैं। इस दौरान एक स्मॉल मीटिंग रूम में 10 एल्डर जियान कोंगजी और 2 टावर हेड्स को मतलब मिला के ये लोग बैठे होते हैं और इनके साथ में जियान और याओ लाओ भी अपने सीट पर बैठे होते हैं। इस दौरान ये एल्डर्स मतलब सहमत नहीं रहते हैं अलायंस बनाने के लिए, पर जियान इनको काफ़ी टफ वर्ड्स बोलता है जियान कि अगर हम हॉल ऑफ सोल्स वालों को ऐसे ही छोड़ दें तो ये लोग सोल्स इकट्ठा कर रहे हैं और पिछले कुछ सालों में ये लोग तो एल्केमिस्ट के भी पावरफुल स्पिरिचुअल सोल्स को भी इकट्ठा कर रहे हैं, तो अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो कुछ समय बाद ये पिल टावर और स्मॉल पिल टावर भी ख़त्म हो जाएगा। ये सुनकर काफ़ी एल्डर्स थोड़ा गुस्सा तो होते हैं, पर इन्हें मालूम रहता है कि जियान जो बोल रहा है ये हार्श रियलिटी होती है। उसके बाद फर्स्ट एल्डर मास्टर याओ लाओ की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि याओ लाओ ये तुम्हारा डिसिपल केवल डाउकी के मामले में और एल्केमी के मामले में ही अच्छा नहीं है, बल्कि जो इसके शब्द भी हैं ये काफ़ी तेज हैं। मास्टर याओ लाओ अपने डिसाइपल यानी कि जियान के लिए माफ़ी मांगते हैं फर्स्ट एल्डर से कि इनके जो वर्ड्स हैं जियान के काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है, पर इसके जवाब में फर्स्ट एल्डर कहते हैं वैसे भी इसके पास काफ़ी स्ट्रेंथ है तो इसका एरोगेंट होना बनता है। इसके बाद फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि वैसे भी तुम्हारे पास मेजॉरिटी है वोटिंग में, तो तुम मतलब मान लो कि तुम इस दौरान सफल हो गए और हम अलायंस फॉर्म कर लेंगे। ये सुनकर जियान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और फर्स्ट एल्डर और बाकी जो यहाँ पर एल्डर्स होते हैं इनको ग्रीट करता है। उसके बाद जियान मतलब फर्स्ट एल्डर से बोलता है कि फर्स्ट एल्डर आप 3 दिन बाद अगर आ सकते हो तो आ जाओ फॉलिंग स्टार पवेलियन, क्योंकि उस टाइम बर्निंग फ्लेम वैली और फ्लावर सेक्ट वैली वाले भी आने वाले हैं। जियान ऐसा बोलता है। ये सुनकर कि फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली भी अलायंस को ज्वाइन करने वाले हैं, यहाँ मौजूद सभी एल्डर्स काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं, क्योंकि अब ये समझ जाते हैं कि ये जो स्काई अलायंस फॉर्म हो रहा है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। इसके बावजूद भी ये हॉल ऑफ सोल वालों को जानते थे, तो ये इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करते हैं। इसके बाद फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि मैं खुद आऊँगा फॉलिंग स्टार पवेलियन 3 दिनों में और मैं जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं अलायंस की मैं वो पूरी कर दूंगा। जियान और मास्टर याओ लाओ इस दौरान 1 दिन आराम करते हैं स्मॉल पिल टावर में। इसके बाद ये जल्दी से जल्दी फॉलिंग स्टार पवेलियन के लिए लौट जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे अलायंस ये फॉर्म करने वाले थे, मतलब काफ़ी सारे क्लैंस आने वाले थे, इसके लिए इनका वहाँ मौजूद रहना ज़रूरी था। ये लोग पहुंच चुके रहते हैं और फाइनली तीसरे दिन की सुबह होती है। इस दौरान जो फॉलिंग स्टार पवेलियन रहता है यहाँ का डिफेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है और मास्टर याओ लाओ, जियान, काइलिन और बाकी जो इनके ग्रुप के लोग रहते हैं ये द्वार पे पहले से ही खड़े रहते हैं लोगों के जो गेस्ट आने वाले हैं उनके स्वागत में। तभी जियान की नज़र एंट्री गेट पर जाती है, यहाँ पर उसको यूनियन दिखाई देती है और इसके साथ में 2 पावरफुल ओल्ड लेडीज़ रहती हैं, पर इनका ऑरा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहता है। इसमें से एक बांसिंग लेवल के इंटरमीडिएट लेवल पर होती है और दूसरी हाई लेवल पर होती है। एक का नाम फेरी किंग होता है और दूसरी का नाम फेरी हुआ होता है। याओ लाओ इन दोनों ओल्ड लेडीज़ को ग्रीट करते हैं। दोनों लेडीज़ में से जो एक लेडीज़ जो ग्रीन रोब पहने होती है वो याओ लाओ की तरफ एक कॉम्प्लिकेटेड आइज से देखती है और सॉफ्टली कहती है तुम इतने सालों तक नहीं आए और इस दौरान तुम काफ़ी ओल्ड मैन जैसे दिख रहे हो। याओ लाओ इसकी बात सुनकर थोड़ा एम्बैरेस्ड फील करते हैं। जियान भी समझ जाता है कि इसके मास्टर पास्ट में लगता है काफ़ी ज़्यादा हैंडसम थे और अट्रैक्टिव थे, इसीलिए इनके साथ काफ़ी ज़्यादा रिलेशंस भी हैं। क्योंकि ये जो ओल्ड लेडी रहती है ये वैसे ही दिख रही होती है, जैसे ये ओल्ड लेडी थी पर दिखने में ये काफ़ी यंग होती है, भी वैसे ही देख रही थी जैसे जुआन यी मतलब जो पिल हॉल वाली जो एल्डर रहती है वो जैसे मास्टर याओ लाओ को देखती है वैसे ही ये भी जो फेरी हुआ रहती है ये भी मास्टर याओ लाओ को देख रही होती हैं। इस दौरान जियान काफ़ी खुश होता है अपने मन ही मन कि मास्टर के रिलेशंस को जानकर। तभी एक हॉट विंड ऐसा लगता है कि फ्लो करने लगी है और पूरा स्टार रियल्म पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील होने लगता है। जियान भी इस फ्राइटनिंग ऑरा को फील कर सकता था। जियान की भी आंखें एक बार भौचक्की रह जाती हैं। ये कोई और नहीं बल्कि एंसेस्टर वो यून होते हैं जो कि काफ़ी समय से जिंदा रहते हैं और ये बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर होते हैं। इस दौरान याओ लाओ भी इस रेड हेयर्ड ओल्ड मैन की तरफ देखकर एक स्माइल करते हैं। जियान भी इन एंसेस्टर के ऑरा को फील कर सकता था। ये जियान से थोड़े स्ट्रांग होंगे, मतलब ये डाउसेंग 1 स्टार पे तो होते हैं पर मीडियम लेवल के होते हैं, और वहीं अपना जियान अभी
स्टेज पर होता है। एंसेस्टर हुओ यून के साथ इस समय टांग ज़ेन और टांग हुओ एर भी आई होती हैं। टांग ज़ेन मतलब बर्निंग फ्लेम वैली के लीडर होते हैं। इस दौरान काफ़ी ज़्यादा गपशप होती है एंसेस्टर हुओ यून और मास्टर याओलाओ के बीच में, क्योंकि ये लोग काफ़ी ओल्ड एक्वेंटेंस रहते हैं, मतलब फ्रेंड्स रहते हैं। जियान जैसे ही इन एंसेस्टर को ग्रीट करता है, ये देखते हैं अच्छा तुम ही जियान हो, तुम मेरी मतलब जो पुती बोल लें यानी हुएर के लिए काफ़ी सुटेबल हो। ये सुनकर जो टांग हुएर रहती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है। जियान भी इन एंसेस्टर की बात सुनकर थोड़ा एम्बैरेस फील करता है। इस दौरान यहाँ पर फर्स्ट एल्डर भी पहुँच चुके रहते हैं स्मॉल पिल टावर के। वैसे इनका नाम डेमन लिन रहता है, ओल्ड डेमन लिन इनको लोग प्यार से बुलाते हैं। उस दौरान मास्टर याओलाओ फाइनली इस अलायंस के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ कंडीशंस बताते हैं कि जो भी अपना अलायंस ये फॉर्म हो रहा है, इस दौरान कोई भी अलायंस में सब लोग मतलब बराबर के इक्वल टर्म्स में रहेंगे। कोई ऐसा नहीं कि मैं स्टार पवेलियन वाला हूँ तो मेरी ज़्यादा रॉब चलेगी, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। सब अपने अपने मैटर में ही इन्वॉल्व होंगे। हालांकि जब फाइट करना होगा तो हम साथ में करेंगे। ये सुनकर मतलब यहाँ पे जो भी लोग आए रहते हैं अलायंस के लिए, ये लोग काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं। इस अलायंस में कोई ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं रहते हैं। इसी दौरान जो फेरी क्विंग होती हैं, क्योंकि वो बोलती हैं कि ये अलायंस है तो इस अलायंस का एक अलायंस चीफ होना चाहिए। मास्टर याओलाओ फेरी किंग की बात सुनकर कहते हैं क्योंकि अलायंस चीफ डिसाइड करना है तो आप तीनों सेक्ट डिसाइड कर लो, आप जिसे भी डिसाइड करोगे वही अलायंस चीफ बन जाएगा, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ। ये सुनकर फेरी किंग भी थोड़ा शर्मा जाती है, क्योंकि इसे लगा था कि मास्टर याओलाओ मतलब ये अलायंस चीफ का पोजीशन लेना चाहते हैं, इसलिए ये अपने मन में एक अपोलॉजी फील करती है, क्योंकि मास्टर याओलाओ को इन सब चीज़ों में वैसे भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। इस पर जियान बोलता है कि अलायंस चीफ तो ठीक है, पर हम 3 डेप्यूटी अलायंस चीफ भी डिसाइड करेंगे, मतलब हर एक फैक्शन का एक अलग सा डेप्यूटी चीफ होगा। जैसे कि फॉलिंग स्टार पवेलियन का एक डेप्यूटी चीफ होगा, एक फ्लावर सेक्ट का होगा, एक बर्निंग फ्लेम वैली का, ऐसे करके। फाइनली ये लोग मतलब ऐसे निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि या तो मास्टर लिन बन सकते हैं जो पिल टावर के हैं, वो डेप्यूटी चीफ, या मास्टर याओ चेन। ये दोनों काफ़ी पावरफुल भी होते हैं और इनका जो रेपुटेशन है सेंट्रल प्लेन्स में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये लोग एल्केमिस्ट भी होते हैं। ऐसा फेरी किंग और बर्निंग फ्लेम वाले भी इस पे सहमत रहते हैं। फर्स्ट एल्डर भी इस दौरान काफ़ी स्टंट हो जाते हैं। उन्हें नहीं लगा रहता है कि वो अलायंस चीफ के दौड़ में सबसे आगे रहेंगे। फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुका हूँ, अब मुझे इन सब चीज़ों में मतलब मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है कि मैं अलायंस चीफ बन के इतना मतलब ऐसे पावरफुल पोजीशन को हैंडल कर पाऊँ। ये बोलते हैं इस पोजीशन के लिए याओ चेन से ज़्यादा सुटेबल कोई नहीं है। फेरी किंग इस बात को सुनकर काफ़ी स्माइल करती है और मास्टर याओलाओ से कहती है क्योंकि अब सब ये मान गए हैं तो तुम इस रेस्पॉन्सिबिलिटी से दूर नहीं भाग सकते। मास्टर याओलाओ इस दौरान थोड़ा हेजिटेट करते हैं पर ये मना नहीं कर पाते हैं। अब फाइनली जब अलायंस चीफ डिसाइड हो जाते हैं तो जियान बोलता है हमें इस अलायंस का एक नाम भी देना पड़ेगा। फाइनली ये लोग नाम डिसाइड करते हैं स्काई मैंसन अलायंस। इस दौरान इसके लिए मतलब इस नाम के लिए सभी लोग सहमत होते हैं। इस अलायंस चीफ मतलब अलायंस बनने के बाद, स्काई मैंसन अलायंस के बनने के बाद मास्टर याओलाओ सबको ड्रिंक के लिए इनवाइट करते हैं। जैसे ही जियान मतलब टेबल से अपना वाइन कप उठाता है तभी इसका एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा डार्क और चिली हो जाता है, क्योंकि एक पावरफुल ऑरा इस दौरान हॉल के बीच में फील कर सकता था। इस दौरान आसपास के स्पेस में एक डिस्टॉर्शन होता है और एक पावरफुल और इनडिफरेंट इमोशनल ऑरा को फील किया जा सकता था। स्काई चीफ तो तुमने ये नाम रखा है, मैं देखना चाहूँगा कि तुम लोग इस स्काई मैंसन को कैसे आगे ले जाते हो, मतलब इसको कैसे एंजॉय करते हो। इस दौरान इस डिस्टॉर्टेड स्पेस से काफ़ी ज़्यादा ब्लैक फॉग निकल रहा होता है और इस ब्लैक फॉग से फाइनली एक ह्यूमन फिगर बन जाता है। ये लोग जो पिल टावर के हेड भी रहते हैं ये भी बोलते हैं शायद हॉल चीफ ऑफ हॉल ऑफ सोल्स, मतलब जो मेन चीफ है ये हॉल ऑफ सोल्स का, क्या तुम हो? ये सुनकर ये बंदा बोलता है मुझे हॉल ऑफ सोल का चीफ मत कहो, मैं वहाँ का वाइस चीफ हूँ, या कहो तो डेप्यूटी चीफ हूँ मैं। इस दौरान ये बंदा मतलब डेप्यूटी चीफ जो रहता है हॉल ऑफ सोल का, ये एक फेंट स्माइल भी दे रहा होता है। जियान इस शैडो की तरफ देखता है और ये जान जाता है कि ये जो डेप्यूटी चीफ है हॉल ऑफ सोल का, ये अपनी एक्चुअल बॉडी के साथ नहीं आया है, बल्कि ये अपना बस एक शैडो यहाँ भेजा है। ये इससे बोलता है क्या तुम हमसे इतना डर रहे हो कि हमारे सामने नहीं आ सकते हो? ये सुनकर ये डेप्यूटी चीफ जो होता है ये बोलता है जियान तुम पहले ऐसे बंदे हो जो मुझे कमज़ोर बोल रहे हो, मतलब मुझे टिमिड बोल रहे हो। और ये भी बोलता है कि तुम्हारे जो करंट अचीवमेंट्स हैं ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ भी किए हैं। अगर मुझे पता होता कि तुम इतना आगे जा सकते हो तो मैं उसी समय तुम्हें मार दिया होता था। जियान इसकी ये बात सुनकर एक कोल्ड लुक में बोलता है ये जो तुम्हारे शब्द है ना, ये तुम्हारे हॉल ऑफ सोल वाले मुझे कई बार बोल चुके हैं। उसके बाद जियान अपने हाथों से जहाँ पर वो इल्यूजनरी फिगर होता है उसको कंट्रोल करने लगता है, मतलब फ्लक्चुएट करने लगता है। डेप्यूटी चीफ एक फेंट स्माइल देता है और कहता है मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मैं टाउ से एंशिएंट गॉड जेट तुम्हारे हाथ से ले सकूँ। उसके बाद ये जियान के सामने एक काफ़ी हगार्ड लुकिंग काफ़ी बूढ़ा आदमी इसके सामने प्रकट कर देता है। जियान इस फिगर को देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और मानो उसकी बॉडी भी कांपने लगती है। जियान इतने गुस्से में होता है कि जो इसके हाथ का प्रेशर होता है उससे जो टेबल और चेयर होते हैं वो डस्ट में बदल जाते हैं और इस दौरान जियान के अंदर से काफ़ी मॉन्स्टरस और मर्डरस इंटेंट निकल रहा होता है इस
डेप्यूटी चीफ को किल करने के लिए, क्योंकि ये फिगर कोई और नहीं बल्कि जियान का फादर होता है। डेप्यूटी चीफ बोलता है अगर तुम मुझे टाउ से एंशिएंट गॉड जेट दे दोगे तो मैं तुम्हारे फादर को छोड़ दूंगा, नहीं तो अभी इसी पल मैं तुम्हारे फादर को मार दूंगा। जियान इस समय इतना ज़्यादा गुस्से में होता है कि इसका दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इमोशंस में बह रहा होता है। इस दौरान इसकी आंखें पूरी लाल होती हैं। जियान अभी कुछ करने ही वाला होता है, तभी मास्टर अपना हाथ इसके हाथ पर रख देते हैं और बोलते हैं जियान अभी तुम शांत रहो। उसके बाद जियान अपने मतलब दिमाग पे काबू पा लिया रहता है, अपने इमोशंस पे काबू पा लिया रहता है। वो जानता था, जियान जानता था कि अगर ये टाउ से एंशिएंट जेड गॉड इसे दे भी देगा तो भी तुरंत ही इसके फादर को मार देगा। जियान इस डिप्यूटी चीफ की तरफ देखता है और कहता है ये जो तुम ट्रिक यूज़ कर रहे हो ये मेरे सामने यूजलेस है। जियान बोलता है अगर तुम मेरे फादर को मारोगे तो मैं इस टाउ से एंशिएंट जेड गॉड से मेरे फादर जिंदा है कि नहीं इसको सेंस कर सकता हूँ, और अगर मुझे पता चला कि तुम मेरे फादर को मार दिए हो तो मैं ये एंशिएंट जेड गॉड अपने गू क्लैन को दे दूंगा, और अगर मैं ये एंशिएंट जेड गॉड अगर गू क्लैन को दे दिया तो इसके बाद तुम इसे कभी भी पा नहीं पाओगे। जियान इस दौरान काफ़ी ज़्यादा काम हो गया रहता है। जियान को अभी भी नहीं पता होता कि ये हॉल ऑफ सोल्स वाले इतने क्यों ज़्यादा चिंतित हैं इस टाउ से एंशिएंट गॉड जेट के लिए। जियान ये भी जानता था कि जब तक इसके पास ये टाउ से एंशिएंट गॉड जेट है तब तक ये हॉल ऑफ सोल्स वाले इसके फादर को नहीं मार सकते हैं। इसके बाद ये डेप्यूटी चीफ जो रहता है हॉल ऑफ सोल का एक फ्रेंड स्माइल देता है और कहता है कि जैसा फर्स्ट यानजुन ने बताया था कि ऐसे ट्रिक्स तुम्हारे पर काम नहीं करेंगे, वो सच ही बोल रहा था। इसके बाद जियान इसको तरफ देखता है और बोलता है अगर तुम अपनी एक्चुअल बॉडी नहीं दिखाना चाहते हो तो गेट लॉस्ट। इस दौरान ये जो डेप्यूटी चीफ रहता है ये स्मॉल पिल टावर को बोलता है कि तुम लोगों ने स्काई मैंसन अलायंस ज्वाइन करके अच्छा नहीं किया है, और ये फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली को भी एडवाइस करता है कि तुम लोग इस चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो तुम्हारा पूरा फैक्शन ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फर्स्ट एल्डर इस दौरान कोल्डली लाफ करते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरे पिल टावर को स्वॉलो कर पाओगे, ये तुम्हारे दांत कितने मजबूत हैं उस पर निर्भर करेगा। मतलब ये एक मुहावरा मारते हैं ऐसा। फेरी किंग और जो हुओ यून रहते हैं जो बर्निंग फ्लेम वैली के, ये लोग इसकी तरफ देखते हैं पर कुछ बोलते नहीं हैं। जियान इस डेप्यूटी चीफ को जाते जाते ये कहता है कि अपने हॉल ऑफ सोल और हुन क्लैन वालों को बता देना कि मैं तुम में से हर एक को चुन चुन के मारूंगा फ्यूचर में। ये सुनकर डेप्यूटी चीफ बोलता है बहुत एरोगेंट हो तुम, इवन तुम्हारा जो एंसेस्टर था जायोजुआन जो कि तुमसे भी कहीं ज़्यादा पावरफुल था उसको भी हमारे हुन क्लैन ने मार दिया, और वैसे भी तुम एक डाउसेंग 1 स्टार के वॉरियर हो और इससे ज़्यादा तुम जाओगे भी नहीं आगे। और ये बोलता है कि जब तुम हॉल ऑफ सोल्स में आओगे तो मैं तुम्हें पर्सनली मारूंगा। सर यावलाव समझ जाते हैं कि अगर ये हॉल ऑफ सोल वाले यहाँ पर आए हैं इसका मतलब ज़रूर ये इसके स्काई मैंसन अलायंस से थोड़ा बहुत तो भयभीत हैं ही। एंसेस्टर वो यून कहते हैं कि जो ये डेप्यूटी चीफ था हॉल ऑफ सोल का, इसका स्ट्रेंथ कम से कम डाउशेंग 3 स्टार पे होगा। ये कहते हैं क्योंकि यहाँ पर मैं भी था और तुम भी थे, तो ये जानता था कि ये हम लोगों को मतलब एक साथ तो डिफीट नहीं कर पाएगा, इसलिए ये एक्चुअल बॉडी के साथ नहीं आया था। क्योंकि जियान बोलता है कि अब बाकी चीज़ें सेटल हो चुकी हैं तो हम अपने क्लैंस को यानी फैक्शंस को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए वर्म होल का काम कुछ दिनों में मतलब 2-3 दिन बाद शुरू कर देंगे। बात को सुनकर सभी लोग हाँ में सर हिला देते हैं। बाद फाइनली यहाँ से एंसेस्टर हुओ यून और बाकी लोग भी जल्दी से लीव करने लगते हैं और ये लोग भी तैयारी करने लगते हैं वर्म होल बनाने का, क्योंकि इन्हें मालूम था कि फ्यूचर में इन्हें हॉल ऑफ सोल से टकराना ही टकराना है। सेंट्रल प्लेन में ये बात पता चलती है कि पिल टावर, फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली और जो अपना फॉलिंग स्टार पवेलियन ये चारों मिल गए हैं, मतलब एक अलायंस फॉर्म किए हैं स्काई मैंसन अलायंस के नाम से। तो पूरे सेंट्रल प्लेन में काफ़ी ज़्यादा इस दौरान हलचल मच गई रहती है। स्काई मैंसन अलायंस इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया ये सुनकर काफ़ी जो छोटे फैक्शंस रहते हैं ये भी इनको ज्वाइन करना चाहते थे, पर मास्टर यावला और जियान इन लोगों की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इस दौरान फॉलिंग स्टार पवेलियन का जो ग्रोथ करने का जो पेस रहता है काफ़ी फास्ट इसलिए रहता है क्योंकि जो फेंग झुंझे रहते हैं वो एक्सटर्नल मैटर्स को हैंडल कर रहे होते हैं और वहीं मास्टर इंटरनल मैटर्स को हैंडल कर रहे होते हैं। इस दौरान ये चारों जो फैक्शंस रहते हैं फाइनली ये वर्म होल क्रिएट कर लिए रहते हैं एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए। इस दौरान जियान भी काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित रहता है क्योंकि इस दौरान अभी तक हॉल ऑफ सोल्स वालों ने किसी भी एक फैक्शंस पर अटैक नहीं किया था, मतलब न तो बर्निंग फ्लेम वैली, न फ्लावर सेक्ट, न ही पिल टावर और न ही फॉलिंग स्टार पवेलियन पर। जियान जानता था कि ये हॉल ऑफ सोल को जो बैक करता है वो हुन क्लैन है, तो इसलिए जियान अभी भी ज़्यादा रेस्टलेस नहीं होता, ये अभी भी अपने पावर को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहता था। इस दौरान स्काई अलायंस भी हॉल ऑफ सोल्स के जो भी ब्रांचेज रहते हैं वहाँ पर ये रेड मारते रहते थे और इनको डिस्ट्रॉय करते रहते थे ताकि हॉल ऑफ सोल्स वाले ज़्यादा से ज़्यादा सोल इकट्ठा न कर पाए। इस दौरान ये सब चीज़ होते होते 1 महीने निकल गए रहते हैं। मास्टर यावलाव, जियान, काइलिन, लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी भी कई सारे एक्सपर्ट्स शांत कोर्ट यार्ड में बैठे रहते हैं। दौरान मास्टर यावलाव कहते हैं कि अभी भी हॉल ऑफ सोल से कोई रिएक्शन नहीं आया है, अगर मैं सही गेस कर रहा हूँ तो ये लोग प्यूरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के बाहर निकलने का वेट कर रहे हैं।
जियान ये सुनकर कि हॉल ऑफ सोल वाले भी प्यूरीफाइंग डेमोनिक लोटस का वेट कर रहे हैं, ये पूछता है मास्टर से कि हॉल ऑफ सोल वाले कैसे जान सकते हैं कि प्यूरीफाइंग डेमोनिक लोटस कब निकलने वाला है, क्योंकि जियान को इसके बारे में नॉलेज प्राप्त करने के लिए लगभग 10 साल बिताने पड़ते हैं और 4 मैप ये इकट्ठा किया रहता है। उसके बाद ही इसे पता चलता है प्यूरीफाइंग डेमोनिक लोटस के कहाँ निकलने का जगह, मतलब वो अब निकलने वाला है। मास्टर इसकी बात सुनकर कहते हैं कि तुम्हें पता ही नहीं है कि हुन क्लैन वाले कितने मिस्टीरियस हैं। ये लोग 1000 साल से भी ज़्यादा पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये लोग प्यूरीफाइंग डेमोनिक लोटस के काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स रखे होंगे। और वैसे भी प्यूरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ऐसा तो नहीं है कि पहली बार बाहर आ रहा है, ये 1000 साल में बाहर आते रहता है। मास्टर यावला कहते हैं कि अभी भी 9 महीने हैं प्यूरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को प्रकट होने में। इस दौरान तुम्हें भी अपना स्ट्रेंथ और अपने जो टीम्स के स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हॉल ऑफ सोल वाले भी इस चीज़ को यानी प्यूरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को पाने के लिए काफ़ी पावरफुल वॉरियर्स वहाँ जरूर भेजेंगे। यानी इनकी बात सुनकर कहता है कि वैसे भी डाउशेंग लेवल पे जो अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि अभी मैं स्टार्टिंग लेवल पे हूँ डाउशेंग लेवल के। हो सकता है मैं 9 महीने बाद डाउशेंग लेवल के पीक पर, मतलब 1 स्टार के पीक पर ही रहूँगा। जियान इस समय काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहा होता है। मास्टर यावला स्माइल कहते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं काइलिन की बात कर रहा हूँ, कि काइलिन 7 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन है और अगर इसे एनफ एनर्जी प्रोवाइड किया जाए तो ये बहुत जल्दी बानसेंग लेवल पर तो पहुंच ही जाएगी। और अगर ये बानसेंग लेवल पर पहुंच जाएगी तो ये एक डाउशेंग लेवल के भी वॉरियर से फाइट कर सकती है, क्योंकि इसका फिजिकल बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प के लिए हो सकती है। मास्टर इस दौरान बताते कि जो तुम्हारी गू क्लैन की गर्लफ्रेंड है वो भी इस समय कल्टीवेशन कर रही है और मुझे पक्का भरोसा है जब वो कल्टीवेशन से बाहर आएगी तो वो पक्का ही एक डाउशेंग लेवल की वॉरियर होगी। उस समय जब तुम प्यूरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के लिए जाओगे तो वो भी तुम्हें ज्वाइन कर सकती है। जियान भी इनकी बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा एक बेटर स्माइल देता है, क्योंकि वो जानता था कि काइलिन और जूनेर दोनों मतलब काफ़ी ग्रेट पोटेंशियल रखती हैं, मतलब एडवांस करने के लिए आगे के लेवल में। और वैसे भी जो 7 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन होता है ये तो और भी ज़्यादा रेयर होता है एंशिएंट वॉइड ड्रैगन के मुकाबले भी। और अगर बात की जाए जूनेर की तो वो तो गू क्लैन की डाउडी ब्लड लाइन पोजेस करती है, मतलब डिवाइन ब्लड लाइन। जियान अपने को काफ़ी ऑर्डिनरी समझ रहा होता है इन दोनों के कंपैरिजन में। इसके बाद जियान बोलता है कि अगर 7 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन को एडवांस करना है अगले लेवल में तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, और ऐसा ट्रेजर हमें कहाँ मिलेगा जहाँ पर इतनी पावरफुल एनर्जी मिल सके। मास्टर बोलते ऐसा एक जगह है जहाँ पर काइलिन मतलब अपने स्ट्रेंथ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकती है, और वैसे भी काइलिन के पास एक 9 कलर्ड इसेंस स्टोन भी है। अगर ये लकी रही तो ये काफ़ी जल्दी इवॉल्व कर जाएगी और ये एंशिएंट हेवन स्नेक किंग में बदल जाएगी, मतलब 9 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन में बदल जाएगी। वैसे अभी काइलिन 7 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन में है। ये सुनकर काइलिन और जियान दोनों मास्टर की तरफ अलग ही नज़र से देख रहे होते हैं। मास्टर इसके बाद एक नाम लेते हैं, 9 सिरिन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब, 9 सिरिंग स्प्रिंग। वो अगर तुमको वहाँ जाना पड़ेगा तो अगर तुम उस जगह पर पहुँच गए, ये जगह तुम्हें भी हेल्प कर सकती है प्यूरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को सबड्यू करने में। जियान इस समय काफ़ी ज़्यादा स्टार्टल्ड होता है मास्टर यावलाओ के शब्द सुनकर। मास्टर जियान की तरफ देखते और कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि तुम डाउशेंग लेवल पर पहुंच के प्यूरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को ईजिली मतलब सबड्यू कर सकते हो? ये इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। जियान ये सुनकर और ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि मास्टर ने इसको पहले कहा रहता है कि अगर तुम डाउशेंग लेवल पर पहुंच जाओगे तो तुम ईजिली सबड्यू कर सकते हो प्यूरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को। अभी मास्टर ऐसा कह रहे हैं कि अभी भी जो तुम्हारा स्ट्रेंथ है ये इनसफिशियंट है। इसकी वजह से जियान काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड में होता है। मास्टर कहते हैं तुम्हें इतना आसान क्यों लग रहा था, क्योंकि वैसे भी ये जो प्यूरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम है ये टॉप 3 की रैंकिंग में आता है, और जो टॉप 3 फ्लेम्स हैं इनकी जो कंडीशंस हैं काफ़ी हार्श हैं और ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी पोजेस करते हैं, तो इन्हें इतना ईजी नहीं होता है सबड्यू करना। वैसे भी ये डेमोनिक लोटस फ्लेम 1000 साल में एक बार ही प्रकट होता है। अगर ऐसा रहता तो 1000 साल पहले जरूर कोई ना कोई इसे डाउशेंग लेवल का वॉरियर अब तक सबड्यू कर चुका होता। ये सुनकर जियान का भी अब एक्सप्रेशन चेंज हो गया रहता है। ये भी अब मास्टर की सहमति में हाँ में सर हिला देता है। जियान भी जानता था क्योंकि इसका जो स्ट्रेंथ है अब डाउशेंग 1 स्टार का वॉरियर ये है, तो अगर ये कोई नॉर्मल हेवनली फ्लेम खाएगा मतलब जो टॉप 10 के रैंकिंग से बाहर है तो इसका स्ट्रेंथ भी उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। पर अगर ये प्यूरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम खाता है तो इसका जो स्ट्रेंथ है काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। इसके बाद जियान मास्टर की तरफ देखता है और बोलता है मास्टर क्या जो 9 सीरीन स्प्रिंग जो आपने बताया क्या उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे हेल्प कर सकती है इस प्यूरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को सबड्यू करने में? ये बात सुनकर यावलाओ हाँ में सर हिला देते हैं। इसके बाद मास्टर एक काफ़ी डार्क और मिस्टीरियस स्क्रॉल बाहर निकालते हैं। ये एक टायर 9 की मेडिसिनल फार्मूला है और ये काफ़ी ज़्यादा प्राइस देकर मैंने प्राप्त किया, ऐसा मास्टर बताते हैं, और इसका नाम है 9 यिन येलो स्प्रिंग पिल। मास्टर बताते हैं कि जब तुम प्यूरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को सबड्यू कर रहे होगे तब ये जो टायर 9 का जो मेडिसिन है
तुम इसको बनाकर मतलब तुमको बनाना पड़ेगा पहले से, और इसको तुम प्यूरिफाइंग डेमोनिस लोटस फ्लेम की बॉडी में डाल देना। इस यिन फोर्स के कारण जो डेमन फ्लेम है ये काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगा, तब तुम इसको आसानी से सबड्यू कर सकते हो। फिर इसके बाद बताते हैं, क्योंकि तुमको ये 9 यिन जो फार्मूला बनाना है, स्प्रिंग व्हील फार्मूला, इसके लिए तुम्हें एक बहुत कीमती इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी, और इस इंग्रेडिएंट का नाम है स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल। और ये क्रिस्टल कहीं नहीं बनता है, ये बताते हैं कि ये क्रिस्टल केवल उस 9 सीरीन स्प्रिंग में ही बनता है और काफ़ी इसके बॉटम में बनता है, इसलिए तुमको वहाँ जाना पड़ेगा और इन 9 महीने के अंदर ही तुम्हें ये चीज़ प्राप्त करनी पड़ेगी, स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल को। इसके बाद जियान मास्टर के हाथ से मतलब वो एंशिएंट डार्क रेड स्क्रॉल ले लेता है। जियान याद करता है कि जब इसने पहली बार ग्रीन लोटस कोर फ्लेम को खाया रहता है तो इसके लिए भी इसने कुछ मेडिसिनल पिल्स को तैयार की रहती है, मतलब मास्टर ने बनाया रहता है। और इसके बाद इसको कोई भी मतलब जो जितने भी इसने हेवनली फ्लेम्स खाए, इसके लिए इसे कोई भी और पिल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। पर ये प्यूरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम इतना ज़्यादा हॉरिफाइंग था कि इसके लिए इसे एक टायर 9 की मेडिसिनल पिल लगेगी। फिर जियान को ये भी याद आता है कि वो जो प्यूरीफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट थे वो कम से कम 9 स्टार लेवल के डाउशेंग वॉरियर थे, फिर भी वो इस प्यूरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के बैकलैश के कारण मारे गए थे। मतलब सोच लो गाइस कि ये प्यूरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम कितना ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद जियान समझ जाता है कि ये जो 9 सीरीन स्प्रिंग है, ये 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन के द्वारा मैनेज किया जाता है, मतलब कि एक बीस्ट ट्राइब के द्वारा मैनेज किया जाता है, जहाँ पर जियान एक बार पहले गया रहता है। और ये जो 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन वाले हैं, ये इस जगह को मतलब 9 सीरीन स्प्रिंग को काफ़ी होली मानते हैं, पवित्र जगह मानते हैं। मास्टर बताते हैं कि जो 9 सीरीन स्प्रिंग है ये काफ़ी कोल्ड है, और ये केवल जो पाइथन मतलब स्नेक टाइप के जो लोग हैं इनके लिए ही काफ़ी अच्छा होता है। मास्टर बताते हैं कि ये 9 सीरीन स्प्रिंग जो है काफ़ी ज़्यादा डार्क है और कोल्ड है। पर ये जियान को कहते हैं कि अगर तुम्हें इसके अंदर मतलब सबसे बॉटम में जाना है तो क्योंकि तुम्हारे पास 4 टाइप के हेवनली फ्लेम्स हैं तो तुम जा सकते हो। वैसे भी ये जो प्लेस है काइलिन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर काइलिन इस जगह पर मेडिटेट करेगी मतलब 9 सीरीन स्प्रिंग में, तो ये इवेंचुअली 9 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन में इवॉल्व हो सकती है। जियान जानता था क्योंकि 9 सीरीन जो स्प्रिंग है, क्योंकि ये 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन के द्वारा मैनेज किया जाता है, तो अगर जियान का ग्रुप यहाँ जाएगा तो ये लोग जरूर इसको रोकेंगे। वैसे भी अगर 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन की बात की जाए तो ये भी जो टॉप 3 जो मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड होता है उसमें टॉप 3 में आते हैं, मतलब एंशिएंट वॉइड ड्रैगन, उसके बाद डेमन फिनिक्स क्लैन, उसके बाद यही पाइथन क्लैन होता है। अवश्य था, ऐसा था कि इसमें भी टॉप लेवल के डाउसिंग वॉरियर तो होंगे ही। इसको सुनकर मास्टर कहते हैं कि वैसे 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर इसमें बहुत ऐसे कम ही लोग होंगे जो तुम्हें डिफीट कर सकते हैं। मास्टर बोलते हैं अगर तुम्हें वहाँ पर कोई ऐसा मतलब तुम ऐसी मुसीबत में फंस गए तो तुम एक स्पेशल टोकन रखना और इसको ब्रेक कर देना, मैं तुरंत ही बर्निंग फ्लेम वैली वाले एंशिएंट हो यून को लेकर तुम्हारे पास जरूर पहुंच जाऊंगा। इसके बाद जियान फाइनली तैयार हो जाता है और ये कल के लिए मतलब निकलने वाला होता है। इसके बाद जियान मास्टर को बोलता है कि आप अपना ध्यान रखना। मास्टर कहते हैं तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर सभी चीज़ मैनेज कर लूँगा। अगली सुबह होती है। जियान, काइलिन, लिटिल फेरी डॉक्टर और क्विंगलिन ये चारों लोग यहाँ से काफ़ी तेज़ी से बीस्ट रीजन की तरफ निकल जाते हैं। जियान की स्पीड इसमें काफ़ी ज़्यादा फास्टर होती है। इस दौरान जियान को जो पिछले बार, क्योंकि जियान डाउजन लेवल पर रहता है तो इसे जाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा रहता है, मतलब 2 दिन लगे रहते हैं, तो जियान इस दूरी को इस बार आधे दिन में ही कवर कर लेता है। जियान ये रास्ता भी जानता था क्योंकि ये बीस्ट रीजन अब जा चुका था कई बार। क्योंकि ये 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ये पाइथन ट्राइब के होते थे, ये लोग मतलब ज़मीन के अंदर ही अपना ट्राइब बनाते थे। वैसे इनका 1-2 बाहर भी रहता था, पर मेनली इनका जो मेन हॉल था वो ग्राउंड के अंदर ही होता था। इस दौरान 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन का भी जो ब्लड लाइन रहता है काफ़ी ज़्यादा इम्प्योर हो चुका रहता है, और ऐसा भी माना जा रहा था, ऐसे रूमर्स चल रहे थे कि आगे आने वाले 100 साल में हो सकता है इनका भी ब्लड लाइन एग्जॉस्ट हो जाए और ये भी आम मैजिकल बीस्ट के जैसे हो जाए। अगर किसी को 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन के मतलब क्लैन में जाना है तो उनको पहले 9 सीरीन ग्राउंड अबिस की नाम की एक की टनल होती है, वहाँ से इनको पास करना पड़ता है। यहाँ के डिफेंसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, पर एक डाउशेंग लेवल के वॉरियर के लिए काफ़ी आसान काम था, तो जियान इजीली यहाँ से आगे निकल जाता है। इस समय जियान का ग्रुप एक टॉप ऑफ माउंटेन पे खड़ा होता है जो डीप एबिस से थोड़ी ही दूरी पर होता है। जैसे ही जियान डीप एबिस में एंटर करने वाला रहता है अपने स्पेशल स्ट्रेंथ का यूज करके, तभी एक कोल्ड विंड इसके आसपास से फ्लो करती है। ये लोग डीप एबिस के ऊपर ही 2 लोग होते हैं और डीप एबिस के थोड़े ही ऊपर होते हैं। जियान इनको देखकर पहचान जाता है, ये लोग एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के होते हैं। क्योंकि जियान के बॉडी के अंदर भी थोड़ा बहुत ये फिनिक्स एंड ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन का स्ट्रेंथ होता है, तो ये इनके ब्लड को फील कर सकता था। जियान सोचता कि ये व्हाइट ड्रैगन ट्राइब वाले यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या इन्हें ड्रैगन जियान ने इनको यहाँ भेजा है, पर वो क्यों भेजेगी इनको यहाँ पे, पाइथन ट्राइब में वो इनको क्यों भेजेगी अपने क्लैन वालों के बंदों को। गाइस स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।